सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैंने कल आप लोग को होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में। देखते हैं आज उसको डिस्कस करते हैं। मैंने बोला था डिस्कशन करेंगे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, वन वर्ड कॉन्सेप्ट। मुझे पता है आप लोग में से मोस्ट ऑफ द बच्चों ने नहीं किया रहेगा, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता रहता है, ठीक है। लेकिन जिसने किया है, जिसने नहीं भी किया है, वी विल डिस्कस। और बाकी लोग समझेंगे उसको और नोट डाउन करेंगे फॉर योर रेफरेंस ऑल्सो, ठीक है। तो इट्स 10:20। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द स्टार्ट लेक्चर? यस। रिप्लाई आना चाहिए सबका, ठीक है। तो इसी तरह से रिप्लाई देते रहो, और जब तक मैं ना बोलो तब तक स्पीकर ऑन करके कोई बताएगा नहीं। जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर देगा। अंडरस्टैंड? बीच में किसी का भी वॉइस ओपन नहीं होना चाहिए, ऑडियो। डू नॉट डिस्टर्ब द लेक्चर्स। ओनली वी कैन सॉल्व आवर डाउट्स एंड ऑल दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सम फाइनेंशियल अकाउंट। आप लोग को आपका सिलेबस पैटर्न पता है? सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है मैंने आप लोग को डिस्कस किया था। कौन से चैप्टर्स हमको करने हैं, मैंने चैप्टर्स का नाम लिखा के दिए थे आप लोग को। फर्स्ट इज थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये थ्योरी है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब स्टॉक वैल्यूएशंस। उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है। उसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। एंड लास्ट वन इज डिपार्टमेंट सॉरी हायर परचेज। दिस आर फोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड वन थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी चैप्टर है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, अपना सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, ठीक है। इफ एनीबडी हैव डाउट तो आस्क मी। कोई भी डाउट हो, स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। ठीक है, लास्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन सा मैंने तुम लोग को पॉइंट होमवर्क दिया था, जस्ट वन सेंटेंस आंसर दिया था मैंने तुम लोग को लिखने के लिए। और बोला था कि जितना हो सके उतना सर्च करो, वन सेंटेंस आंसर है, ज्यादा नोट्स लिखना नहीं उसके ऊपर। ओनली वन सेंटेंस आंसर। लेट्स सी किसने कितना किया है, ओके। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था अपना? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड। तो कौन बताएगा ओपनिंग स्टॉक के बारे में? 7028 कौन अपना प्रेजेंट कर रहा है? कोई प्रेजेंट मत करो। ओपनिंग स्टॉक रोल नंबर 53, 7053, टेल मी द ओपनिंग स्टॉक। ऑडियो ऑन करके बताओ। 7053, फटाफट, वी आर वेटिंग। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, वी हैव टू डिस्कस। ओपनिंग स्टॉक ऑडियो करके बताओ। ओके, 7010, नाउ यू कैन टेल। It is the initial quantity of any good held by an organization during the start of any financial year. ओके, ठीक है, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? देखो, जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं, जब तक ये क्लास पार्टिसिपेशन नहीं चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 7036 बताओ फटाफट। Opening stock refers to the stock of goods in hand at the beginning of the year. वेरी गुड। 7135। 7135। This stock in hand is called as opening stock. It is shown on the debit side on trading account. वेरी गुड। 7048, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। ओके, मतलब अब सबको आता है कि Yeah. ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं। नाउ लिसन, ओपनिंग स्टॉक मींस स्टॉक इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर।
स्टॉक इन हैंड, सिंपल सा वर्ड, स्टॉक इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ऑल यू क्लियर, अंडरस्टैंड? कल मैंने उस लास्ट टाइम मैंने बताया भी था किसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, किसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नाउ यू ऑल ऑफ यू हैव राइट स्टॉक इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ओके, अंडरस्टैंड हुआ सबको? तो उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा? स्टॉक इन हैंड एट द एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई डाउट है? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। Opening stock means stock in hand at the beginning of accounting year. Closing stock means stock in hand at the ending of the accounting year or remaining stock of the accounting year at the end. So this is the concept. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? गलती से भी स्टॉक को कोई अमाउंट नहीं बताएगा। स्टॉक इज नॉट अ अमाउंट, वो वैल्यू नहीं है, वो स्टॉक है, आइटम्स है, देयर आर मटेरियल्स, अंडरस्टैंड, और गुड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? 7009, प्लीज अपना प्रेजेंटिंग बंद करो, स्क्रीन प्रेजेंट बंद करो। कैपिटल, ओके, कौन बताएगा? 7036 कैपिटल के बारे में बताओ। The total amount invested into the business by the owner is called capital. ओके, total amount invested into the business by the owner, It's called Very good. capital. वेरी गुड। और कौन है? और कौन बताएगा? Anybody can tell? Fund raised to support particular business। 7135 बताओ जरा। The amount of show in the last balance sheet of the firm can be taken as a capital of discouraged partner, decreased partner, decreased नहीं, partner. डिसीज पार्टनर होता है, डिक्रीज नहीं, डिसीज हाँ पार्टनर। हाँ नहीं, गलत है तुम्हारा आंसर, बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारे लिए सही है लेकिन मेरे लिए गलत है। तो डोंट वरी, ओके टेंशन सर। मत लो। हाँ, हाँ ओके लोग सवाल देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आई अप्रिशिएट योर, जो तुम बता रहे हो, फेस कर रहे हो, अच्छी बात है। गलत है तो कोई बात नहीं, हम सब सही कर देंगे उसको। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस ऑफ द ओनर, ठीक है। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। या 7129 बताओ जरा। Sir, the sum of amount which is invested into the business by the owners of business is known as capital. वेरी गुड, ओके, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। सब लोग का आंसर आ रहा है कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, ये ओनर कौन है? ठीक है, अमीर आदमी है जिसका बिजनेस है। अब ये ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल बुलाएंगे, और दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाएगा तो Investor. इन्वेस्टमेंट। Sir, the person is known as investor. पर्सन को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, पर्सन को इन्वेस्टर बोलेंगे, बट वो किसी और के बिजनेस में पैसा लगाया तो उस पैसे को क्या बोलेंगे? Investment. तो फिर ओके, हाँ, तो यहाँ पे मेंशन करना है तुम लोग को, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अगर उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल, लेकिन दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाएगा तो इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया सबको डाउट? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या फिर बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और अगर किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यही थोड़ा क्लियर कट पॉइंट होता है, तो तुम लोग को याद रखना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ड्राइंग। 7036 बताओ ड्राइंग क्या है? If the owner withdraw any money or goods or assets from the business for his personal, it is called drawings. वेरी गुड।
यहाँ पे कोई है जो ड्राइंग को चित्रकला या आर्ट या फिर स्केच या वगैरह वगैरह पेंटिंग समझता है? ऐसा है तो बताओ मेरे को। यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग को बोला गया है पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर दी पर्सनल यूज। अभी जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि इफ सपोज आई एम द ओनर, अब मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं अपने बिजनेस में मनी, गुड्स और असेट विड्रॉ करूँ। विड्रॉ मतलब निकालू, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मैंने अपने ही बिजनेस में से कोई पैसा या कोई गुड्स या कोई असेट्स विड्रॉ किया है फॉर द पर्सनल यूज के लिए, इज कॉल्ड ड्राइंग। मतलब एनी अमाउंट ऑफ गुड्स, सॉरी एनी मनी, गुड्स और असेट विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर या बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज, दूसरे के बिजनेस में से नहीं हाथ डालने का। दूसरे के बिजनेस में हाथ डाल के मतलब नहीं है। अपने बिजनेस में या मैं गुड्स, मनी या असेट विड्रॉ करूंगा पर्सनल यूज, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग। द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम हिज बिजनेस इज कॉल्ड पर्सनल यूज। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया सबको ड्राइंग का मतलब? यस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्या है? डेटा। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है सबको? ऑल ऑफ यू आर विजिबल टू स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? यस और नो? कोई एक बताएगा मुझे? Yes, sir. दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है. ओके, ठीक है। तो व्हाट इज अ डेटर? डेटर, a debtor is a company or individual who owe money from a company। ठीक है बच्चा, ठीक है, सही है। कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? Sir, tell me. ये बताओ। A person who has to pay to the business getting and services on credit is known as debtors. A debtor is हाँ, person who receive money to the business. ठीक है, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? 7034। Sir, receivable amount from customer. From amount is receivable। अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? देखो जरा हम लोग पढ़ते हैं डेटर के बारे में क्या है। क्या लिखा है? द सम ऑफ टोटल और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट विच इज द कस्टमर ओन टू बिजनेस फॉर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन इस रिस्पेक्ट टू द ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस इज नोन एज डेटर। इतना बड़ा मगजमारी लिखने से सिंपल है। क्या लिखने का? अ पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल, दैट्स इट। ठीक है, क्या लिखोगे? अ पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। यस, 7129 यू कैन टेल, बता सकते हो। Sir, the debtor means the person who owes the money from business, and later on he will pay the amount to the business. एंड लेटर ऑन ही विल पे अमाउंट ऑफ द बिजनेस। यस, मार्क्स दे सकता हूँ, लेकिन अगर हमको समझना रहेगा तो सिंपल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द सिंपल मीनिंग? अ पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। Yes, sir. अंडरस्टैंड? क्लियर है? समझा सब लोग Yes. को? If you understand, a person from whom amount is receivable is called as debtor। फिर हमको ना सिंपल सा सिंपल मीनिंग बनाना है कि ताकि सब लोग समझ जाए कि मीनिंग क्या होता है। अंडरस्टैंड? हम अगर 4 लाइन लिखेंगे तो भी हमको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर हम 1 लाइन लिखेंगे तो भी हमको 1 मार्क्स मिलेगा। तो हमारा क्लियर कट मीनिंग होना चाहिए। पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल इज कॉल्ड डेटर, एंड जस्ट अपोजिट टू क्रेडिटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर? The यस, person to वेरी गुड। whom the amount is to be paid. ओके, नाउ लिसन बच्चा, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक तुम ये मत करना, मैं बोलूंगा किसको बोलना है। ओके, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। तुम आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेबल, वेरी गुड, देखो बन गया ना शॉर्टकट आंसर। कोई Yes, बात sir. नहीं, 7129 कोई बात नहीं, विल डिस्कस। अ पर्सन टू whom वी owe मनी फॉर गुड्स इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। बच्चा अपने ऊपर मत लो, यार बिजनेस के पर्पज से बात करो। पेबल अमाउंट, अ पर्सन और कंपनी टू whom मनी इज ओइंग। ओइंग क्यों क्यों ले रहे हो, अरे ठीक है ले रहे हो तो तुम क्रेडिटर हो जाओगे, हम क्रेडिटर हो जाएंगे, हमारे लिए कौन क्रेडिटर वो बात करो। अगर मैं बोलूंगा अ पर्सन और कंपनी टू whom मनी इज ओइंग, जिस पर्सन या किसी कंपनी से हम पैसा ले रहे हैं, ओइंग मतलब ले रहा है, उधार ले रहे हैं ना हम लोग, टू ओइंग, इसका मतलब हम लोग क्रेडिटर हो गए, हम लोग को नहीं बताना है, सामने वाले पर्सन को बताना है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, अ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेबल। फिर अपने ऊपर आ गए 7135, अपने ऊपर मत लेकर आओ, अ पर्सन और कंपनी फ्रॉम whom यू हैव बोरोड मनी, अरे सिंपल सा बात करो, यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। सिंपल सा क्या बात करने का, जैसे डेटर का बताया था, पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल इज कॉल्ड डेटर, उसी तरह से अ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेबल। ओके, देखो हमारे पास बहुत सारे मीनिंग है, लॉट्स ऑफ मीनिंग वी हैव, तीन तीन लाइन का, चार चार लाइन का, सबका मीनिंग ये सब एक ही चीज होता है। सिंपल कट हमारा अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिससे पैसा मिलने वाला है वो डेटर, जिसको पैसा जाने वाला है वो क्रेडिटर। अंडरस्टैंड। अभी 7026 ने बोला अ पर्सन हु ओज मनी फ्रॉम अस, जिस पर्सन ने हमसे पैसा लिया वो डेटर हो गया, गलत हो गए तुम यहाँ पे। 7019 वेरी गुड, अ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेबल। क्लियर है, समझा सबको क्रेडिटर के बारे में, अ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेबल। यस, नेक्स्ट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। विल टेल द ट्रेड डिस्काउंट। 7014 बताओ जरा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। A trade discount is a routine reduction from the regular established price of a product. ओके वेरी गुड, 7034। Sir, it is the amount deducted by the seller from the list price of goods at the time of sale. 7129। Sir, the amount which is deducted from the particular goods for all the customers at the time of sale. वेरी गुड वेरी गुड। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन अराइज, हु विल गिव द ट्रेड डिस्काउंट, अ ट्रेडर अ कस्टमर। ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है, ट्रेडर की कस्टमर। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ट्रेड डिस्काउंट गिवन बाय द ट्रेडर, इतना तो पता है तुम लोग को ना। इधर एक एग्जांपल बनता है, ऑल ऑफ यू गो टू द मार्केट, मार्केट जाते हो ना तुम लोग कपड़ा खरीदने के लिए। यस, सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, अगर तुम लोग कपड़ा खरीदने के लिए गए हो, ठीक है, अगर किसी ने तुमको बताया कि दिस इज प्राइस 1000 रुपीज, किसी कपड़े का प्राइस 1000 बताया, तुम लोग मार्केट में गए हो, पर्टिकुलर मॉल में नहीं गए हो, मैं मार्केट का बात कर रहा हूँ, क्या मॉल में जाओगे तो वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होता है, जो प्राइस है वहाँ देख के आना पड़ता है। ओके, तो तुम लोग मार्केट गए हो और कपड़े का प्राइस है 1000, लिस्ट प्राइस है 1000, तो क्या तुम लोग 1000 पे करोगे, देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट ना, क्या वहाँ पे फिक्स कोई नहीं है, 1000 दे के आओगे नहीं। तो तुम लोग बोलोगे भैया जी कितना कम करोगे, तो भैया मुझे बोलेगा कि मैं 100 रुपया कम करूंगा, तो क्या 100 रुपया 900 रुपया दे के आओगे, फिर भी तुम नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे, हम इंडिया में रहते हैं, क्यों दे, 900 रुपया भी क्यों दे, जब उनको पता है कि वो कपड़े की क्वालिटी 900 रुपये की नहीं है। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट डिस्काउंट गिवन कौन, ट्रेडर ने दिया।
अब ट्रेडर ने 100 रुपया कम किया है, क्या हमने गुड्स खरीद लिया? नहीं ना, वी कैन नॉट परचेज द गुड्स। तो उसी डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इन शॉर्ट मतलब क्या होता है, अ डिस्काउंट गिवन बाय द ट्रेडर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। क्लियर है? अ डिस्काउंट गिवन बाय अ ट्रेडर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अंडरस्टैंड? व्हाट इज अ कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट वापस रिपीट करो हमें, डिस्काउंट गिवन बाय द ट्रेडर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इस सब अगर किसी को नहीं समझा है, कोई वापस रिपीट लेक्चर चाहता है, तो ये सब लेक्चर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये तुम लोग को इस पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, जेवे मेहता के अकाउंट पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, डोंट वरी। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं तुमको बता सकता हूँ। ओके, तो नाउ कम टू द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज ग्रांटेड टू फैसिलिटेट अ क्विक पेमेंट। ठीक है, वेरी गुड। कैश डिस्काउंट इज ग्रांटेड टू फैसिलिटेट क्विक पेमेंट। कैश डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। वेरी गुड। 7104, वेरी गुड। तो सबसे सिंपल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश डिस्काउंट? अब ये बताओ कैश डिस्काउंट देता कौन है, ट्रेडर की कस्टमर? कस्टमर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, 1000 का गुड्स था, उसने 100 रुपया, ट्रेडर ने 100 रुपया माइनस किया। ठीक है, अब तुम लोग तो 900 रुपया दोगे नहीं, तो तुम लोग बोलोगे 500 रुपये में लेना है तो लेना, तो हम लोग दूसरे दुकान पे जाते हैं, यही बोलोगे ना, 500 रुपये में चाहिए अंकल। तो तुम लोग कौन सा डिस्काउंट दे रहे हो? तुम लोग कैश डिस्काउंट दे रहे हो। योर ऑफर 500। ठीक है, कहाँ 1000 का गुड्स, कहाँ 500 का गुड्स। उसने तो 100 रुपया ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया, तुमने 400 रुपया कैश डिस्काउंट माइनस कर लिया। तो ये क्या होता है, तुम लोग पेमेंट का बात करो, मैं इतना पे करूंगा। तो इन शॉर्ट, व्हाट इज द कैश डिस्काउंट? अ कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट एट अ टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश। डिस्काउंट गिवन बाय द कस्टमर एट अ टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश। मतलब इमीडिएटली पेमेंट कैश के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अंडरस्टैंड? यस, 7129, क्या डाउट है? सर कैश डिस्काउंट जो होता है वो ट्रेडर कस्टमर को देता है ना? अच्छा, सर ट्रेडर क्यों कैश देगा कस्टमर को? कस्टमर मतलब सर जब कस्टमर बोलता है कि 100 रुपीज और डिस्काउंट, मतलब वो तो सिर्फ सर डिमांड करता है ना, देना न देना वो तो तो ट्रेडर के ऊपर डिमांड होता है। करा तो उसने दे दिया ना, तो डिमांड किसने कर दिया? कस्टमर ने किया। हाँ सर, लेकिन ट्रेडर ने देना तो ट्रेडर ने तो ट्रेडर के सामने ऊपर से है। बोल दिया 200 रुपया कम करूंगा मैं, और कस्टमर भी बोल रहा है मैं इतना रुपया देगा, तो कैश डिस्काउंट किसने दे दिया? पेमेंट कौन करेगा, कस्टमर की डेटर? कस्टमर हु विल पे? कस्टमर पे करेगा ना, तो कस्टमर बोलेगा मैं इतना ही दूंगा, तो हो गया कैश डिस्काउंट, उसने दे दिया कैश डिस्काउंट। इन शॉर्ट देखा गया तो ट्रेडर ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के तो पेगा, बेचेगा नहीं। मान लो अगर कोई 7129, ध्यान से सुनो, अगर कोई ये है ट्रेडर है, ठीक है, सपोज उसको 500 रुपये में नहीं जमा रहा, तो क्या वो देगा? नहीं रिसीव सर। करेगा पेमेंट? नहीं करेगा ना। No, sir. कैसे वो कैश डिस्काउंट देगा? तो कैश डिस्काउंट कौन देगा? कैश डिस्काउंट कस्टमर ही देता है, क्योंकि उसको पता है मैं इतना ही दे पाऊंगा, और अगर ट्रेडर को जमेगा तो ही वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा वो। तो कैश ओके डिस्काउंट, सिंपल सा मीनिंग है, कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट एट अ टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश। जब कभी कैश पेमेंट करते टाइम पे जो डिस्काउंट होता है उसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? गुडविल। गुडविल, ओके। 7044, वेरी गुड, आई एम अप्रिशिएट, आई एम हैप्पी टू ऑल। सबका आंसर आ रहा है। 7123, very very good. Goodwill is a reputation of business expressed in terms of money. Very good, all of you. 7120, also very good. A reputation of business valued in terms of money. Goodwill is intangible asset that is associated with purchase of one company. Okay, ठीक है. Goodwill is intangible asset, reputation,
ठीक है, सब लोग का सही है, वेरी वेरी गुड। सो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है सबको, गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी और इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। किसी के पास कोई एग्जांपल है गुडविल के बारे में, उसको इन टर्म्स ऑफ मनी क्यों बोला जाता है? 7112, कैन यू टेल मी द इन टर्म्स ऑफ मनी का वैल्यू मतलब क्या होता है? गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, 7129, तुम बता सकते हो। Sir, when the partner admitted into the firm, then he brings the goodwill in terms of money or in terms of assets. Therefore, the goodwill is counted in terms of money. अगर मान लो पहले से बिजनेस में गुडविल पड़ा है तो? सर बट लेकिन कोई भी जब कोई भी पार्टनर किसी फर्म में एडमिट होता है तो वो उस कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन के हिसाब से कुछ मनी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ गुडविल लेके आता है। ओके ओके, चलो ठीक है, तुम्हारा भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, गलत नहीं है, सब सही है। और कौन बताएगा गुडविल को इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू क्यों बोला गया है? एनीबडी एल्स? ठीक है, एक वेरी छोटा सा एग्जांपल है। आप लोगों ने सुना है क्या, नाम भी बिकता है, ब्रांड भी बिकते हैं, सुना है क्या? सब लोगों ने सुना है नाम भी बिकता है मतलब ब्रांड भी बिकता है, आई एम द बैंड, आई एम द ब्रांड, सुना है क्या? ब्रांड भी बिकते हैं, तो उसको खरीदने वाले कौन होते हैं? तो सुना तो है। हाँ, खरीदने वाले शेयर होल्डर नहीं होता है, ब्रांड एम्बेसडर तो वो होता है जो ब्रांड को पब्लिश करता है, एडवर्टाइज करता है उस ब्रांड के लिए, उसको बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर। उस ब्रांड को खरीदने वाले होते हैं फ्रेंचाइजर। नाम सुना है, फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी? नहीं सुना है? ओके ठीक है, नाउ लिसन, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, रियलिटी। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मैकडोनल्ड्स, मैकडी, गए हो खाने के लिए, बर्थडे वीडियो बनाने के लिए? ये कौन सा है ये अपना, तुम लोग का मेन ब्रांच है क्या ये जहाँ पे तुम लोग का घनसोली, थाने और कोपरकेने जहाँ पे मिलते हैं, these आर द मेन ब्रांचेस ऑफ द मैकडोनल्ड्स। तो क्या है ये, व्हाट इज इट? दे आर द ब्रांचेस ऑफ मैकडोनल्ड्स। क्या ये ब्रांचेस है क्या? नहीं, ये ब्रांचेस भी नहीं है बच्चे लोग, ब्रांचेस मत बोलना इसको, ब्रांचेस कंपनी का होता है। यह 7031 वेरी गुड, 7026 ऑल्सो वेरी गुड। दिस इज द फ्रेंचाइजी, ऑल आर द फ्रेंचाइजी, अंडरस्टैंड? ये फ्रेंचाइजी क्या होता है? मेन ब्रांच मैकडोनल्ड्स का कहीं और है, उसके बिजनेस को, उसके नाम से बिजनेस को कोई और कहीं पे कर रहा है, किसी और जगह पे कर रहा है, उसी को बोलते हैं ब्रांड यूज करना, उसी को बोलते हैं गुडविल यूज करना। बोलते हैं भाई आपका नाम मुझे दे दो, मुझे आपके नाम से बिजनेस करना है। आपके बिजनेस में क्या क्या होता है, आई एम डिपॉजिटिंग द मनी, मैं आपको वो पैसा देता हूँ, आप अपना पूरा रेपुटेशन, आप अपना पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो मेन्यूज है, वो आपके नाम से मैं बिजनेस यहाँ पे चलाऊंगा, इतने साल तक बिजनेस चलाऊंगा। दिस इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी, अंडरस्टैंड? तो सामने वाले पार्टी ने अपना बिजनेस बेचा कि अपना नाम बेचा? नाम मतलब रेपुटेशन बेचा, क्लियर है? तो उसी को बोलते हैं गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी, कि अगर हमारा नाम भी बिकेगा तो मुझे मेरे नाम पे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्लियर हो गया सबको? व्हाट वी कॉल, क्यों हम लोग बोलते हैं गुडविल इन टर्म्स ऑफ मनी? हाँ, वो बात की बात है कि देखो ऑलरेडी मेरे पास गुडविल है, अगर जब मेरे पास मेरा रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है तो मैं वाई वी आर एडमिटेड अनदर पार्टनर्स, क्या मैं ऐड करूंगा? मेरा मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है, नाम चालू है मेरा मार्केट में, ठीक है,
मेरे नाम से ही लोग मेरे पे पैसा लगा देते हैं, मतलब पैसा दे देते हैं। तो वाई वी आर एडमिटिंग अनदर पार्टनर? मैं कोई अनदर पार्टनर लूंगा क्या? नहीं लूंगा, मैं, मेरे को जरूरत ही नहीं है। उस टाइम पे मैं अपने बिजनेस में मेरा नाम यूज कर रहा हूँ, मेरा गुडविल यूज कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी का बिजनेस डेवलप नहीं है तो उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए सामने वाले कोई पहचान वाला आदमी रहता है, उसको बोलते भाई तुम हमारा पार्टनर बनोगे क्या? तुम आ जाओ, तुम्हारा रेपुटेशन भी लेके आ जाओ, काश तुम्हारे रेपुटेशन से हमारा बिजनेस और आगे बढ़े। अंडरस्टैंड? यस। तो क्लियर आउट हो गया सबका? गुडविल क्या होता है? गुडविल इज इंटेंजिबल असेट और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इस टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट क्या है? असेट। वेरी गुड, 7036। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल। तुम लोग इतना अच्छा अच्छा रिप्लाई दे रहे हो मेरे पूछने पे। इस तरह से लेक्चर होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि सामने वाले पर्सन को कितना पता है, मुझे भी कितना बताना है। मुझे तो ज्यादा ही बताना है, बस तुम लोग का जो ज्यादा रहता है उसको थोड़ा कट करके बताना है, क्योंकि हमारा 1 मार्क्स का आंसर चल रहा है। आज जब 2 4 मार्क्स 5 6 मार्क्स का रहेगा तो तुम लोग लिखो कितना लिखना है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन बाय बिजनेसमैन। वेरी गुड, वेरी गुड, 7049। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज असेट। वेरी गुड, ठीक है, ये भी है। असेट आर डिफाइंड एज रिसोर्स दैट हेल्प जनरेट प्रॉफिट इन बिजनेस। ओके, ठीक है, ये भी है। पर्सन और थिंग दैट इज यूजफुल टू समबडी। नो बच्चा, ये नहीं है। 7135 नहीं है, गलत आंसर है। गलत आंसर मतलब तुम लिख सकते हो लेकिन मैं मार्क्स नहीं दूंगा, ठीक है? तो गलत आंसर नहीं लिखना, तो दूसरा लिखना। असेट इज रिसोर्सेज एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, बोल सकते हो। एंड ऑल्सो रिसीवेबल ऑफ फ्यूचर बिजनेस पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रतीक शिंदे। प्रतीक शिंदे, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कोई भी पर्सनल चीजें बिजनेस के अंदर यूज नहीं होती हैं। हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम बिजनेस नहीं बोल सकते, ये दिमाग से निकाल दो। ओके, ओनली बिजनेस प्रॉपर्टी इज अवर प्रॉपर्टी। तुम बोलोगे सर मेरा इधर अलीबाग में मेरा फैक्ट्री है और मेरा गांव में मेरा जमीन है, मेरा घर है, मेरा बंगलो है। तो तुम्हारा जमीन घर बंगलो तुम्हारे पास रखो, फैक्ट्री किधर है? अलीबाग में, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है। दिस इज योर असेट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, टेल मी। तो व्हाट इज असेट? असेट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेसमैन। ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेसमैन। बहुत ही ध्यान से सुनना क्या इसको। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। पढ़ा ना फिक्स्ड असेट में, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। हाँ, उसी तरह से प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का ही नाम पे होना चाहिए, बिजनेसमैन के ही नाम पे होना चाहिए वो प्रॉपर्टी, तो वो असेट कहलाएगा। ऑल ऑफ यू हैव द मोबाइल्स? कॉमन सेंस में भी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? सबके पास मोबाइल है ना, तभी तो लेक्चर बैठे हो। ठीक है, ये मोबाइल किसका है? तुम्हारा खुद का है ना? अब अगर मैं पूछ लूं तो ये तुम्हारा क्या हो गया? असेट हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, आई विल रेज द क्वेश्चन। आ गया? तुम्हारा घर, ध्यान से सुनो, तुम्हारा घर क्या है? इज योर असेट और नॉट? यस और नो? तुम जिस घर में रह रहे हो तुम्हारा असेट है कि नहीं है? 7129 यस बता रहे हैं, 7013 नहीं 7053 बता रहा है यस। नो? श्वेता घुगे 7108। ठीक। तो जितने लोग भी नो बता रहे हैं और जितने लोग भी यस बता रहे हैं, देखते हैं जिस घर में तुम रह रहे हो क्या वो तुम्हारा असेट है? थोड़े टाइम के लिए याद रखो कि तुम लोग को तुम्हारा वही बिजनेस है, थोड़े टाइम के लिए याद रखो। जिस घर में तुम बैठे हो वही तुम्हारा बिजनेस का है, वही तुम्हारा ऑफिस है, वही तुम्हारा सब कुछ है। रियलिटी में मत जाओ।
तो जिस घर में तुम रह रहे हो क्या वो तुम्हारा असेट है? यस और नो? यस यस यस, ओके देन नो। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मैंने तुम लोगों को बताया था असेट का मतलब क्या होता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेसमैन। अब वो घर तुम्हारे नाम पे है क्या? अगर जिसके नाम पे वो घर है तो उसके लिए वो असेट हो जाएगा, जिसके नाम पे घर नहीं है तो अपने असेट को छोड़ दो, वो तुम्हारा असेट नहीं है, वो तुम्हारे माँ बाप का असेट है। क्योंकि जिस असेट पे तुम्हारा नाम है वही तुम्हारे लिए असेट होगा। अंडरस्टैंड? तुम किसी और की चीज को अपना नहीं बता सकते हो। ओके? तो तुम जो चीजें तुम्हारे पास है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जिसको तुम बेच सकते हो, हक से बेच सकते हो कि ये मेरा चीज है, इसका ओनर मैं हूं, उसी को अपना असेट बताने का, अदरवाइज वो तुम्हारा असेट नहीं है। अंडरस्टैंड? सेकेंड थिंग, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है। अगर हाँ टर्म्स एग्रीमेंट किया हुआ है कि बिजनेस के साथ साथ ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी भी होगा, तो उसको ले सकते हो। दिस इज ऑल्सो एन एसेट। ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? असेट तो हो गया है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्या है? नॉन करंट असेट। ओके, 7054, टेल मी द नॉन करंट असेट। वो लगता है तुम लोग पहले ही टाइप करके रखते हो, जैसे सर पूछे वैसे एंटर मार देने का, खत्म। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। बताओ। फोर, बताओ जरा। Non-current assets are the company long-term investment for which the full value will not be realized within the accounting year. ठीक है, वेरी गुड। 7014 नॉन करंट असेट आर कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर विच full value is not realized within the accounting year। ठीक है, the asset which give the long benefit to the business are known as, very good, 707123, very good। सबसे सिंपल, सबसे सरल बात, the asset which give long term benefit for the business are known as long term asset, non current asset। सबसे सिंपल बात, वो रियलाइज हो ना हो बात की बात है। सपोज मेरा बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, ये मेरा नॉन करंट असेट हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड असेट है, मेरा टेंजिबल असेट है। अब वो रियलाइज हो ना हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे ही रखा है, वो रियलाइज हो ना हो तो बात क्या आती है, लेकिन बेनिफिट तो दे रहा है ना। द असेट विच कैन गिव बेनिफिट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, दिस इज नोन एज नॉन करंट असेट। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ऐसा असेट, ऐसे नॉन करंट असेट जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे, रियलाइज हो ना हो वो बात की बात है, इट्स डिपेंड ऑन यू, तुम उसको बेचना चाहते हो कि नहीं बेचना चाहते हो, लेकिन वो बेनिफिट दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसी को बोलेंगे नॉन करंट असेट। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन करंट असेट? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ नॉन करंट असेट। जैसे लैंड एंड मशीनरी उसके अंदर आते हैं। एनीबडी नोज अबाउट दी टाइप्स ऑफ करंट असेट, सॉरी टाइप्स ऑफ नॉन करंट असेट? ये सब उनके अंदर आते हैं, उसके अंदर आते हैं जो आप लोग बता रहे हो, ये लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, पैटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब उनके अंदर, उसके अंदर आते हैं, ये पॉइंट्स के अंदर आते हैं। देखो, नॉन करंट असेट आर टू टाइप्स। तो फिक्स्ड असेट, करंट असेट है, यस नम्रता दुबे, इंटेंजिबल असेट, और दूसरा अगर फर्स्ट इज इंटेंजिबल असेट है, दूसरा क्या होगा फिर? टेंजिबल, यस। अभी पता चला क्या सबको? नॉन करंट असेट आर टू टाइप्स, हाँ क्या, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। अभी के लिए याद रखो, मतलब वो फिक्स्ड असेट है, ये टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट के अंदर आते हैं। फिक्स्ड असेट आर टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो ये टेंजिबल में क्या क्या आता है जो तुम लोगों ने नाम बताया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी,
फर्नीचर वगैरह वगैरह, दिस दोज वी कैन बी टच एंड सी। टेंजिबल का मतलब पता है ना, वी कैन टच एंड सी। यस, और इनटेंजिबल वी कैन नॉट टच एंड सी। इनटेंजिबल के नाम बताओ जरा तो। पैटेंट, रॉयल्टी नहीं, पैटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। यस, these are the intangible assets. All of you know about the non-current asset and fixed asset, tangible and intangible. Yes. What is the next? करंट असेट। तो करंट असेट के बारे में क्या क्या जानते हो? यस, 7120, वेरी गुड, वेरी गुड। करंट asset are held in the business for short period, very good. Asset held in business for short period of time, example prepaid expense, prepaid bill, receivable, debtors। ओके, ठीक है। और कोई करंट असेट के बारे में? Asset with short term benefit to business, very good. Current asset company balance sheet required financial statement must be the completed such year, ठीक है। Asset that are expected to convert to cash within a year, convert, not convert, convert to cash, 7115, make the sentence clear. Assets that are expected to be converted into the cash within a year, assets which are held in the business operating year and converted into cash very easily, very good। तो बहुत सिंपल मीनिंग है, जैसे कि हमने नॉन करंट एसेट के बारे में बताया, इट इज गिव द बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो करंट एसेट क्या है? इट्स गिव बेनिफिट फॉर द शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिट देता है। और दिस करंट एसेट कैन बी कन्वर्ट और कैन इजिली कन्वर्ट इनटू द कैश, वेरी गुड। दोनों में से कोई भी नहीं। एन एसेट विच गिव शॉर्ट बेनिफिट टू द बिजनेस या फिर करंट एसेट इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड इनटू कैश को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। Okay, so understand about the current asset and non-current asset. Okay, next क्या है? Liabilities, very good, 7036। Amount payable by the business to other is known as, very good, 7021 का आंसर बराबर है। Amount is payable by the business to other is known as liability। एक बिजनेस अगर दूसरे बिजनेस या आउटसाइड बिजनेस को पे करेगा तो उसको लाइबिलिटी बोलेंगे। अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ, वेरी गुड, 7126, वेरी गुड। अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर इज नोन एज लाइबिलिटी, वेरी गुड। तो एक ही आंसर अपने को मिला है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स द बिजनेस या आउटसाइडर्स या अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी, 7115, वेरी गुड। टोटल अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी। इसी को बोलते हैं वन सेंटेंस आंसर। हमारा एक सेंटेंस का आंसर पूरा कवर हो जाना चाहिए बस, उसके अंदर मटेरियल वगैरह क्या पे करना है, कैसे पे करना है, किसको पे करना है, वो सब बात की बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी? टोटल अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी। अंडरस्टैंड? इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। कौन बताएगा नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में? नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में कौन बताएगा? Yes, one of the major source of fund is business is called as non-current liability. Assets money, ठीक है। Yes, non-current liability is long term liability, या इनको बोल सकते हो तुम लोग सिक्योर्ड लोन। क्या बोल सकते हो इसको? सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म। नॉन टर्म लाइबिलिटी आर नोन एज लॉन्ग, हाँ ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, वेरी गुड। इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? सपोज बैंक लोन लिया हुआ है या आउटसाइडर लोन लिया हुआ है, जिसका पैसा मुझे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल
मतलब मोर देन द 3-5 years के बाद पे करना है, उसी को बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। अंडरस्टैंड? द अमाउंट इज पेड मोर देन अ ईयर, ठीक है, आफ्टर अ 1 year 2 year, उसके बाद अगर मुझे कुछ पैसा देना रहेगा, उसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर बैंक लोन आता है, आउटसाइडर्स लोन आते हैं, सिक्योर्ड लोन आता है, नॉन दैट। नाउ व्हाट इज अ करंट लाइबिलिटी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर। वेरी गुड, सिंपल से बात है, खत्म हो गया। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर। शॉर्ट आरडी नहीं आता उसके अंदर। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीज आर द लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत ही सिंपल है। क्या लिखोगे इसके बारे में? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या है नेक्स्ट? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? 7040, वेरी गुड। अगर एक मार्क्स क्लियर रहेगा, एक सेंटेंस क्लियर रहेगा, तो ये ऐसे लिखो, बहुत सिंपल में लिखो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर। एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस शीट 7112, बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट, वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, asset and liabilities, one side asset, another side liability, financial business balance sheet 7120, very good। 7021 also very good, yearly financial statement, ठीक है। और कितने लोगों को क्या क्या आंसर आता है जरा देखो तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 7036, बच्चा अपने को एक सेंटेंस में लिखना है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप, ओके। 7014, बच्चा यहाँ पे पार्टनरशिप यूज मत करो अभी। यहाँ पे देयर इज नो पार्टनरशिप, नो सोल ट्रेडर, नो एंड ऑल दैट। हमको सिर्फ मतलब चाहिए बैलेंस शीट का। 7115, वेरी गुड। 7109 ऑल्सो वेरी गुड। ओके, 7111 ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है। स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट सही है, बट आंसर नहीं है। लिसन ऑल ऑफ यू, बैलेंस शीट शो द प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, गलत है। 7040 गलत है। 7135, दोनों में से एक आंसर लिखना है। बैलेंस शीट इज नॉट एन, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इज स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस पर्टिकुलर डेट, ठीक है। तो सब में से बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही वेरी गुड। बैलेंस शीट shows the financial position of the business, that's it। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन, इतना ही लिखना है, ठीक है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अंडरस्टैंड? जिसने भी बताया था वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे सबका रिकॉर्ड मिल रहा है। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, वेरी गुड। 7057, आर यू, थोड़ा लेट सुन रहे हो क्या तुम? मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी कैसे बताएगा? फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, तुम इन डिटेल जा रहे हो, तुम्हारा भी आंसर गलत नहीं है, सही है, इन डिटेल जा रहे हो। अभी देखो, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन का मतलब होता है गुडविल, मतलब गुडविल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेपुटेशन वर्ड यूज मत करो, यहाँ पे यूज करो फाइनेंशियल पोजीशन, ओनली फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, 7057, मेक द करेक्शन, रेपुटेशन वर्ड यूज मत करना।
Balance sheet statement show the financial position of the business. All of you clear understanding? Yes. ठीक है. और इसके बाद कुछ बचा है? प्रॉफिट है. अच्छा, कौन से आइटम्स बचे अभी? प्रॉफिट, लॉस और कौन सा है? नेट इनकम, सॉल्वेंट, एबनॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. तो वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर. ये सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विथ एन एग्जांपल आल्सो. आज का लेक्चर समझा सबको? क्लियर अंडरस्टैंड है? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क मी. ठीक है. तो हाउ वाज द लेक्चर टुडे? नाइस, ऑसम. ठीक है, थैंक यू सो मच. तो